अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह सब हजरात खाने से तो फारिग हो गए होंगे ना माशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा आगे आगे आके बैठ जाएं। वैसे भी माशाअल्लाह हैदराबाद की बिरयानी थोड़ा मशहूर ही है, आदमी खाने के बाद थोड़ा मस्त हो जाता है, कुछ समझ में भी जल्दी नहीं आता। इसके लिए थोड़ा हरकत करें, थोड़ा आगे आके बैठ जाएं तरतीब से। जो पीछे जो हजरात हैं चाय पी चुके हों तो थोड़ा आगे आ जाएं। अभी जो उन्वानात हैं उनमें से चंद अहम अनावीन इंशाअल्लाह अभी होंगे। एक उन्वान है बिटकॉइन का। किसका? बिटकॉइन का। कौन कौन हजरात हैं जो बिटकॉइन ट्रेडिंग किए हैं, जो कभी लिए हों बेचे हों? कोई है? कोई नहीं है भाई। बिटकॉइन एक बिटकॉइन नहीं, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं ना, उसमें 0.0.0.0.5 इस तरह से 100 रुपए की भी बिटकॉइन लेते थे लोग। वैसा कौन कौन लिए हैं? उन्होंने लिए हैं, शायद मुज़ाकिरा कर लेकर। आप लिए क्या हजरत जी? दूसरे कॉइन्स लिए हैं। कौन से कॉइन्स लिए हैं? डॉज कॉइन्स लिए हैं। हाँ माशाअल्लाह हजरत, देखा डॉज कॉइन्स लिए हैं। कौन सी बस्ती हजरत आप? कहाँ के आप? शिकागो के। अच्छा माशाअल्लाह। और कौन सी कॉइन्स लिए हैं? एथीरियम और बनी। और कौन से कॉइन्स हैं? ये जो कॉइन्स हैं ये हकीकत में क्या है? इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। यानी ऐसी करेंसी जो ना दिखने में आती है, जो ना छूने से छू सकते हैं, जो ना चखने से चख सकते हैं, जो ना सूंघने से सूंघ सकते हैं। ऐसी करेंसी जिसका कोई हिस्सी वजूद नहीं होता, जिसका कोई हिस्सी वजूद नहीं होता। फिर वो करेंसी होती क्या है? मैं बोला मेरे पास 10 बिटकॉइन है करके, चुपके मजा मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची जग बोल रहे थे मुफ्ती साहब 10 बिटकॉइन है गदे करके। मैं बोला अगर मेरे पास 10 बिटकॉइन है तो उसका मतलब क्या है? ऐसा गोल बी करके दाल कहता ना, वैसा टुकड़े 10 हैं करके मतलब क्या मतलब है उसका? यानी ये जो बिटकॉइन है ये भी एक डिजिट्स की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में? डिजिट्स की शक्ल में, नंबरात की शक्ल में। नंबरात की शक्ल में वो नंबरात क्या होंगे? मेरे पास वर्चुअल करेंसी की शक्ल में होंगे, यानी हकीकत में नहीं रहेंगे, सिर्फ मेरे कंप्यूटर में खोलने से दिखेंगे, मेरे लैपटॉप में खोलने से दिखेंगे, और इसी तरह मेरे मोबाइल में खोलने से नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में वो करेंसी नहीं है। वो करेंसी क्या है? नहीं है। और उसकी एक खासियत क्या? पहली खासियत तो उसकी यह है कि ऐसी करेंसी जो ना छूने से छू सकते हैं, ना उसको चखने से चख सकते हैं, ना उसको सूंघने से सूंघ सकते हैं, जैसे हिस्सी कहते ना, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि वो हकीकत में क्या है? नंबरात की शक्ल में होते हैं, नंबरात की शक्ल में होते हैं, और उन्हें आम अफराद जारी करते हैं। कौन जारी करते हैं? आम अफराद। आप भी एक कॉइन बना सकते हैं, आप भी एक कॉइन बना सकते हैं। वैसे तो खास तौर से हैदराबाद क्या है? आईटी का एक जमाने में हब था, अभी हब है, आईटी का हब है। जो जरा अच्छा पढ़ा लिखा है उन्हें भी अपनी एक करेंसी बना सकता।
उन्हें भी क्या कर सकता, एक करेंसी बना सकता। और ये क्या है, अशिया की कीमत का पैमाना होती है। अशिया की कीमत का मतलब एक बिटकॉइन, एक मोबाइल के बदले, एक फला मॉडल के मोबाइल के बदले अशिया की कीमत का पैमाना होते हैं। इसका हिस्सी वजूद नहीं होता, यानी उसको छू नहीं सकते, चक नहीं सकते, कुछ भी नहीं, बल्कि हिस्सों की शक्ल में, नंबरात की शक्ल में, डिजिट की शक्ल में होते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे होगा? उसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए ही होगा। बगैर इंटरनेट के हरगिज हरगिज उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये खुसूसियात हैं डिजिटल करेंसी की, ये खुसूसियात हैं डिजिटल करेंसी की, वर्चुअल करेंसी की। बाज़े करेंसी में कुछ कम ज्यादा हो, लेकिन मिन जुमला इसकी यही है। चाहे आप बिटकॉइन ले ले, इथेरियम ले ले या डॉज कॉइन ले ले, दुनिया भर के जितने भी कॉइन्स हैं उसमें ये खुसूसियात पाई जाएंगी। और बिटकॉइन के अंदर और भी बहुत सारी कॉइन्स के अंदर है, एक और खास चीज पाई जाती है। क्या है बताओ, आप मत बताना। एक और खास चीज पाई जाती है जिसकी वजह से लोग दावा करते हैं कि दुनिया खत्म होंगी लेकिन बिटकॉइन खत्म नहीं होगा बोलते। क्या है बताओ? ब्लॉकचेन। क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है हजरत, ब्लॉकचेन में कौन भी मुफ्ती फतवा दे देना हजरत को पुराने जमाने में ही, आजकल का जो सिस्टम है ना सो ब्लॉकचेन होगा है। इनको क्या भी मालूम नहीं जी, इनको क्या भी मालूम नहीं जी। इसी तरह लोग क्या करते हैं, कोई इसकी बुराई बताता है, कोई इसके बारे में खराबी बताता है तो सीधा लाके खड़ाते ब्लॉकचेन को। इसका सिस्टम क्या मालूम क्या? कोई आदमी आज तक हैक किया क्या? कोई आदमी आज तक हैक किया क्या? अमेरिका नहीं कर सका, कौन उसे हैक कर सकता, कौन उसे तोड़ सकता, कौन उसे एक कर सकता? लेकिन ये सब चीजें ठीक, ब्लॉकचेन सिस्टम अच्छा सिस्टम, लेकिन करेंसी होने की हैसियत से जो जो चीजें जरूरी हैं उसमें से बहुत सारी चीजें उसमें मफकूद हैं, पाई नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद का फतवा ऐसे कॉइन के ट्रेडिंग की अदम जवाज का है, ऐसी कॉइन के ट्रेडिंग की अदम जवाज का है। और खास तौर से ब्लॉकचेन के सिलसिले में अब डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक कैसे बनता है, और इसी तरह से एक एक ब्लॉक को अप्रूव कराने के लिए क्या होता है, वो चेन सिस्टम क्या होता है, उस सिलसिले में जाएंगे। आज का पूरा सेशन इसी में खत्म हो जाएगा। तो इतना समझ लें कि ये जो करेंसी है इसका कोई हकीकी वजूद नहीं होता, इसका कोई हकीकी वजूद नहीं होता, वर्चुअल करेंसी के शक्ल में होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक करेंसी होने की हैसियत से, जो दुनिया के अंदर निजाम करेंसी है वो होने की हैसियत से इसमें नहीं पाया जाता, लिहाजा इसको क्या नहीं कर सकते, हम करेंसी नहीं कहेंगे, हम करेंसी नहीं कहेंगे। अब हमारे पास सवाल है, ये जो पेपर करेंसी है 20 रुपया है, इसे कई को 20 रुपए मानते, हमें कई को करेंसी मानते जी। गवर्नमेंट जी 20 रुपए की मालियत का सबूत कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। लिहाजा बाजे लोग बोलते ये सब बातें तुम्हारे अच्छे हजरत समझ में आते, सोच करेंसी नहीं है, नहीं वो नहीं। अगर कौन भी गवर्नमेंट उसको मान ली, लीगल टेंडर करके मान ली, लीगल टेंडर का मतलब यह है कि उसके जरिए से किसी चीज को खरीदा और बेचा जा सकता हो, अगर मान लेती है तो फिर वो करेंसी होने की हैसियत में आ जाएगी। लिहाजा बाज़े लोग कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर उस मुल्क की हुकूमत उसको लीगल करेंसी के तौर पर मान लेगी, लीगल टेंडर के तौर पर कबूल कर लेगी, तो फिर वो करेंसी बन जाएगी, वो करेंसी बन जाएगी। सही है नहीं है? सुने हैं नहीं है? सुने हैं, सुने हैं ना। अब सवाल यह है कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने इसको बहैसियत करेंसी कबूल किया है? लोग यहां चाक अटकाते मौली साहबों को, ये हजरत बहुत सारे मुल्कांश कबूल कर लिए, तुम्हें क्या बोलते सो? बहुत सारे मुल्कांश कबूल कर लिए। कौन सा मुल्क कबूल किया हजरत? लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला,
लैटिन अमेरिका, लेकिन वहां की करेंसी, वहां की हुकूमत ने इसको बहैसियत करेंसी जो कबूल किया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? टेक्निकली उसकी वजह यह है, जैसे नेपाल है हमारा, अब वहां जाएंगे तो वहां इंडिया की करेंसी भी कबूल होती है और इसी तरह से नेपाल की करेंसी भी कबूल होती है। उस करेंसी, उस मुल्क की खुद ये करेंसी हकीकत में वजूद में ही नहीं है, यानी उनके यहां चलन नहीं है। कोई भी करेंसी आके वहां पर चला सकते हैं, चला सकते नहीं चला सकते हैं। लिहाजा उसने क्या किया? मोस्ट वेलकम करके बिटकॉइन को भी वेलकम किया। इसकी वजह से, उस मुल्क के कबूल करने की वजह से पूरी दुनिया कबूल कर ली करके हुक्म नहीं लगा सकते, पूरी दुनिया कबूल कर ली करके हुक्म नहीं लगा सकते। अब हमारे लोग भी देर शाने क्या करे, निर्मला सीतारामन साहिबा के पास खड़े थे, क्या करके देखेंगे इन्हों क्या बोलते करके। बजट में बोले, क्या बोले, क्या बोले? 30% टैक्स किसके पर? परचेज, प्रॉफिट। देखो इसमें कितने मौली साहब इख्तिलाफ है। देखो उन्होंने क्या बोले, जस्ट बिकॉज वी आर कलेक्टिंग ए टैक्स इट इज नॉट ए लीगल टेंडर। हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमने इसको कबूल कर लिया। क्यों नहीं किया? हम इसके लिए वक्त चाह रहे हैं कि भाई ये लीगल टेंडर बन सकता है, नहीं बन सकता है, इसके लिए रिसर्च के लिए टाइम चाहिए। इतने टाइम तक हम चुपके क्यों छोड़े? लिहाजा हमने टैक्स को कलेक्ट किया। समझ में आई बात? लिहाजा आरबीआई का टैक्स कलेक्ट करना, इंडिया ने गोया के उसको लीगल समझ लिया है, ये नहीं बल्कि इलीगल ही है। इसीलिए आरबीआई के गवर्नर ने कहा, अगर किसी बैंक ने बिटकॉइन के जरिए कोई ट्रांजैक्शन किया, किसी बैंक ने बिटकॉइन के जरिए कोई ट्रांजैक्शन किया, या पैसा लिया या पैसा दिया, या किसी भी डिजिटल करेंसी के अंदर किया, तो हम उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। यह खुद इस बात की दलील है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने कोई उसको कबूल नहीं किया, हिंदुस्तानी हुकूमत ने उसको कबूल नहीं किया। लिहाजा मसले की रूह से जो उलमा ने कहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर बिटकॉइन की ट्रेडिंग या दूसरे क्रिप्टो करेंसी वगैरह की ट्रेडिंग नाजायज है, नाजायज है। कोई सवाल? हालांकि सवाल नहीं करना है, इसके सिलसिले में देखेंगे आप हजरात के जहन में क्या है करके। पूरा तुम्हें बोल ले, सीतारामन भी, ये भी कैश करवा सकते हैं किसको? आपके पास है क्या? करवाए हैं वो अलग चीज है, आपके पास रहा तो ना करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन किसको बेच के निकालेंगे? जो उसको कबूल करेगा उसी को तो बेचेंगे। कौन कबूल करेगा? उसी में बिक जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारी 90% ट्रेडिंग के आप शटडाउन हो गए, पता है आपको? क्यों शटडाउन हुए? अरे यार आप खुद बता रहे हैं आंसर भी मतलब ये सब धोखा था, ये एक तरह का बलून था जो फूकता गया। कहां तक गया? 60,000 यूएसडी तक गया ना, 60,000 यूएसडी तक। अचानक जो नीचे गिरा है 20,000 में आ गया। जितने लोगों ने बीवी का जेवर बेच के, बच्चे के पैसे जो रखे थे वो बेच के जाके लगाए छोटे छोटे हाथ में, क्या करके इतनी बीटीसी मिलेगी, उतनी बीटीसी मिलेगी, मेरी चांदनी हो जाएगी, अचानक पूरे के पूरे ऐप खत्म हो गए। हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो ऐप चलाने वाला था उसमें एक आदमी को पकड़ के ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, तो उसने कहा कि मैं कहता हूं मैंने जो काम किया लीगल है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट खुद यह फैसला नहीं कर सकी कि बिटकॉइन लीगल है या इलीगल। अब जरा बताइए, ऐसी सूरत में हम करें तो किस तरह से उसको जवाब कह सकते हैं? टेस्ला कबूल किया था, किस लिए कबूल किया था? पैसा बढ़ाने के लिए, बिटकॉइन बढ़ाने के लिए। उसी टेस्ला ने नीचे गिरा के बिटकॉइन का दफन भी किया है। क्या हजरत बात कर रहे हैं आप ये सारी चीजें शरीयत में कोई माने नहीं रखती हैं।
लोग कहते नहीं हजरत टेस्ला कबूल कर लिया। भाई कबूल कर लिया, मट्टी ला के दो, मैं दूंगा कार, दे दो, लेके ले लो, उसमें हमें क्या लेना देना। जी किस हिसाब से लेंगे, किसको ले रहे हैं आप? ख्वाब को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ख्वाब को ले रहे हैं। जो बना रहे हैं ना वर्चुअल दुनिया, ऐसा लगा लेकर रहेंगे, देखेंगे आप, क्या बोलते हैं उसको, मेटावर्स लगा लेकर देखते, वहां जमीन बेचता कहते। कहां बेचता, कौन बेचता, किसके बाबा की जमीन, कौन की अम्मा मरी को दी सो विरासत में, क्या भी मालूम नहीं, जमीन बेचता कहते उन्हें। अब लेना सो कैसा को, तो वर्चुअल जमीन को वर्चुअल करेंसी देखो लेना। क्या जी जे दिन में रात में ख्वाब दिखाते हो, दिन में भी क्या। तो इसके लिए खुलासा यह है कि बिटकॉइन जो है वो हकीकत में कोई वजूद ही नहीं रखता। अब जब तक ऊपर चढ़ था ना, लोगों को समझ में चाया नहीं, जे मौली साहब पागल जी का हिस्सा देखो, रेट डाले कर है रॉकेट के सका। अब नीचे गिरे बात खामोश बैठे रहते, क्या बोले थी मानती हजरत, ठीक है तो अब चलेगा ना, पूरी प्रॉपर्टी चलेगी, सब चलेगी। जब उल्ले कर रहता तब समझ में आया नहीं, कितना की बोले ओलमा, नको भाई ये कामा कर को मरो नको, इसमें दलिंदरागी में जाओ नको। पैसा आंखों में दिखता है, 18,000 से रॉकेट सका मार को $50,000 को गया, लोग आंसू खुश हो गए। अब नीचे आते ही ठंडा, तुम्हें क्या बोलते कि मानती हजरत, अब मान को क्या फायदा, जब दालो न कोरे हीरा में को तो दाले सुने नहीं, हीरा घना लिए। खैर ठीक है, तो ये उन्वान यहां तक खत्म कर लेंगे। और कोई सवाल बिटकॉइन के सिलसिले में? आगे जाके एक मैच इंडिया भी इंग्लैंड का हुआ, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ, तो एक जो क्रिकेटर था इंडिया का, फील्डिंग करते कैच छोड़ दिया। कैच छूटने की वजह से वही टर्निंग पॉइंट बन गया इंडिया के हारने का। जो अजय गायकवाड करके एक बहुत बड़ा एक है इंडिया का क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, तो उन्हें डिबेट में बैठ देना टीवी में होने के बाद, तो एक जना बोलता अगर वो कैच पकड़ लेता तो इंडिया मैच जीत जाता। क्या होता? इंडिया मैच जीत जाता। तो उन्हें मिसाल दिया, ये तो ऐसी ही है, अगर मेरी चाची की मूछें होती तो चाचा बुलाता। वक्त से पहले कई को हजरत सबर करो, हो गया तो बात देखेंगे। चांद नीचे आ गया तो हम कैसा चांद देखना शुरू कर देंगे ना, वो बात का हिस्सा नीचे आता नहीं, तुम्हें ऊपर देखते नहीं। ठीक है, और कोई सवाल? बाज लोग सजेशन क्या है, जितना लगा है उतना निकाल लो, एक्स्ट्रा आता तो नहीं अब इंशाल्लाह, जितना लगा है उतना निकाल लो, कि तुम्हारा जाती पैसा है, हलाल पैसा है, जितना आपने लगाया उतना निकाल लें। अब किसी को इत्तेफाक से किसी को चांदनी टिकट लग गई कि भाई लगाया था 10,000 12,000 आए हैं, तो फिर 2,000 रुपए क्या करें, बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दें। ठीक है जी। NFT क्या है? प्लेटफॉर्म है। मालिक बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई जानदार की तस्वीर ना हो। वो तो सॉफ्टवेयर के हुक्म में आएगा, दिखता तो नहीं है, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल की चीज है। जैसे हमें विंडोज लेते हैं, दिखता है क्या, खाली डालिया निकाल लिया, अंदर चालू हो गया प्रोग्राम। अगर वो कोई मुफीद चीज है तो फिर बनाएं, उसकी उजरत भी ले सकते हैं आप। अगर मुफीद नहीं है या किसी गुनाह की चीज है, कोई जानदार की चीज है, ऐसी चीज बनाना यह शरअन दुरुस्त नहीं है। वो तो क्या है, आपने असेट्स के तौर पर ही तो खरीदा और इसी हिसाब से प्रॉफिट के साथ बेचा है आपने। रिलेटेड क्वेश्चन करें, अनरिलेटेड क्वेश्चन ना करें।
ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड करेंगे तो लोगों का जहन भी उधर रहेगा। आप अनरिलेटेड में जाएंगे तो खामखा दूसरे लोगों का भी कंफ्यूजन होगा। नहीं नहीं, वर्चुअल नहीं, वो अलग दुनिया है वो इसी करेंसी में बात करें। वर्चुअल में जाएंगे तो फिर हमारे कहाँ जगबर्ग के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, तीसरा और एक उन्वान देखते हैं। क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है, कार्ड के बारे में सवाल करते, कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना जायज है करके। कुल कितने किस्म के कार्ड्स हैं जी मौलाना? दुनिया में कुल कितने किस्म के कार्ड्स हैं जो बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं? कुल कितने किस्म के कार्ड्स हैं जी? दो, क्या क्या? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड, हाँ, फॉरेक्स कार्ड। अच्छा, और बैंकिंग से रिलेटेड कितने किस्म के कार्ड होते हैं जी? ट्रैवलिंग कार्ड। एक्चुअल जवाब नहीं है। बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कितने किस्म के कार्ड्स होते हैं जी? वीजा, मास्टर कार्ड, दो ही है। 4 किस्म के कार्ड होते हैं। कहां टाइम पास कर लेना। 4 किस्म के कार्ड। एक तो है डेबिट कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, तीसरा होता है चार्ज कार्ड, चौथा होता है एटीएम कार्ड। चौथा होता है एटीएम कार्ड। ये 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं। 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं। चार्ज कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब उसका हर एक का हुक्म भी देखेंगे, उसकी क्या हैसियत है वो भी देखेंगे। जैसे आमतौर से किसी बंदे का बैंक में अकाउंट हो, किसी बंदे का बैंक में अकाउंट हो और उससे पैसे भी उसके अंदर हैं, बैंक के अंदर है। भाई थोड़ा इधर देखें साहब, बात बाद में कर लें, थोड़ा इधर हट के बैठ जाए। बैंक में अकाउंट हो, बैंक के पैसे भी हैं तो, और वो चाहता है कि अपने पैसों को किसी भी तरह से क्या है, ऑनलाइन के शक्ल में इस्तेमाल करे, पैसे निकालना या पैसे डालना या किसी भी तरह से, तो उसके लिए डेबिट कार्ड को क्या करती है, बैंक जारी करती है। एक आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन बैंक वाले ऑफर करते, क्या करके, आपका सिबिल स्कोर है ना जन्नत जाने का, बहुत अच्छा है, पता नहीं कहां से मारते आप, इतने पैसे लेते देते हैं, हम आपको ऑफर करते हैं 50,000 रुपए की क्रेडिट का, 50,000 रुपए की क्रेडिट का। अब बंदा सोचा माशाअल्लाह, क्या जी, सग्गा भाई भी देता नहीं, कौन भी देता नहीं, बैंक वाला वो भी इतने अच्छे अल्फाज में, इतने अच्छे अंदाज में 50,000 रुपए देता। क्या देता? 50,000 रुपए। खुश होगा उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कबूल होगी जी करनी, 50,000 रुपए। इसी तरह चार्ज कार्ड भी वही, चार्ज कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक बेसिक फर्क यह है कि चार्ज कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में क्या होता, 50,000 रुपए दे दिया आपको, 2 महीने की या 50 डेज की लिमिट होती कि ये आप 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए इस्तेमाल तो करें, लेकिन जो लिमिट है 50 दिन के अंदर अंदर अगर आपने वापस लौटा दिया तो आपके ऊपर 1 रुपया भी सूद नहीं आएगा, आपके ऊपर 1 रुपया भी सूद नहीं आएगा। यही हुक्म क्या है, चार्ज कार्ड का भी है, लेकिन चार्ज कार्ड में क्या होता है, सूद तो नहीं लगता, वो कहते हैं कि आपको भी 50 दिन के अंदर अंदर लौटा देना पड़ेगा, अगर नहीं लौटाया आप पर सूद तो नहीं लगेगा, अलबत्ता पेनाल्टी लगेगी, आप पर क्या होगी, पेनाल्टी लगेगी। दूसरा फर्क यह है कि एक आदमी के पास एक क्रेडिट कार्ड है, 50,000 रुपए की लिमिट है, 2 महीने के अंदर अंदर बनना था या 50 दिन के अंदर अंदर वापस करना था, नहीं किया, किसी भी वजह से ना किया हो, नहीं किया, अब फिर दूसरी मर्तबा और एक 50,000 रुपए कर्ज ले सकता या नहीं, रिन्यूअल करा सकता या नहीं, करा सकता। किसमें करा सकता, क्रेडिट कार्ड में करा सकता है, चार्ज कार्ड में नहीं करा सकता। यानी क्रेडिट कार्ड होल्डर को क्या कहते हैं, आप 50 दिन के अंदर पैसे नहीं बने, परवाह नहीं, आपको क्या करना, हमें सूद के ऊपर सूद डालेंगे, मल्टीपल सूद डालेंगे, अलबत्ता अब एक 50,000 होना को तो वो भी देते
पहले से कंगाल, अभिवृद्धि कंगाल। पहले से क्या है, 50,000 बनने की हैसियत नहीं है। उन्हें क्या बोलता, अब एक 50,000 भी देते, लिहाजा 50,000 एक्स्ट्रा ले सकता, किसमें, क्रेडिट कार्ड में, लेकिन चार्ज कार्ड में नहीं देते। चार्ज कार्ड में कहते हैं कि पहला अमाउंट सेटल करो और उसके साथ लेट पेमेंट की वजह से पेनाल्टी बनो, फिर आपको हम दूसरा देंगे। यह है बेसिक फर्क चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड नॉर्मल कार्ड ऐसा कार्ड होता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के निकालने और डालने के काम आता है, पैसों के निकालने या डालने के काम आता है। आप उससे ऑनलाइन खरीदारी नहीं कर सकते, आप उससे किसी तरह की दूसरे जो फैसिलिटीज होते हैं वो नहीं कर सकते। सिर्फ एक एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम पर्पस के लिए ही होता है। समझ में आई बात? ये चार किस्म के कार्ड, एक तो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में भी क्या है, आप उतना ही पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं जितना के आपके अकाउंट में हो, जितना के आपके अकाउंट में हो। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए मेरी डेबिट कार्ड में है, 25,000 का मोबाइल क्या करा मैं, बिग बिल इंडे में मारा एक मार जा, क्या करता, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्या बोलता उन्हें, इनसफिशिएंट बैलेंस। तुम ना इतना सब खरीदने की हैसियत नहीं है, खामोश बैठो हजरत करते। लेकिन क्या इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड में क्या है, 50,000 की लिमिट है ना, क्या है, किसका पैसा देता, ICICI की नहीं, कौन तुम्हें, बिस्मिल्लाह ले तक अच्छा रहता, ले गो रत्ती दिन के बाद वहां से काला आना शुरू हुए तो हजरत का काल हलता। समझ में आई बात? क्लियर? अब इसका हुक्म देखेंगे। यहां तक तो देखा हमने मुख्तसरन कार्ड्स क्या क्या होते हैं करके। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना जायज है कि नहीं जायज है? जायज है, जायज नहीं। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना जायज है, इन्हों बोल रहे हैं जायज नहीं करके कि अभी, हाँ ये अच्छा है, आंध्रा वाले ऐसा हालत भी है, ऐसा हालत भी है, क्या अफीश नहीं के तो फिर देखे तो है कर ले रत्ती आवाज ज्यादा आती ही मसला बदल गया। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना जायज है। क्यों जायज है? कि भाई हमारा पैसा हमारा जितना अकाउंट में है कि उतना इस्तेमाल करने देता सो, ना हमें क्या भी कर्ज लेते हैं ना सूद लेते हैं, कुछ भी नहीं है, जितना पैसा है कि उतना। उल्टा क्या करता, हम ना लो बैलेंस करके एक्स्ट्रा काट लेता लो बैलेंस करको, बैलेंस मेंटेनेंस करे नहीं करको, कहती 20-25 रुपए काट लेता। हम ना क्या भी नहीं। इसकी एक शर्त के साथ इसका इस्तेमाल जायज है। क्या है कि भाई हरामकारी में इसको इस्तेमाल ना करें। हरामकारी में जेब में पैसा रहती भी उतना, मोबाइल में रहती भी, अकाउंट में रहती भी उतना, डेबिट कार्ड्स के जरिए हरामकारी में इस्तेमाल ना करें। अब चार्ज कार्ड का क्या हुक्म? क्या पैसों पे पैसे देता ना जाए, इसको से मदद से पड़े हजरत में मुफ्ती भी इतना जल्दी कॉन्फिडेंस से फतवा देंगे नहीं। जी जी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है। हाँ, और क्या है? जैसे मैंने बताया, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड के दरमियान एक बुनियादी फर्क क्या है कि चार्ज कार्ड में बंदा ये साइन नहीं करता कि अगर मैं लेट पेमेंट करूंगा तो सूद दूंगा, ये साइन नहीं करता, क्योंकि उसमें अग्रीमेंट ही वैसा नहीं होता है। बल्कि उसमें लेट होने की वजह से क्या लगता है, पेनाल्टी लगता है, ना कि सूद लगता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में बंदा साइन करता है कि अगर मैंने ऑन डेट पेमेंट नहीं किया, वक्त मुतय्यना पर वापस नहीं किया, तो मैं सूद दूंगा। तो इसके लिए उलमा का कहना यह है, जैसे मैंने बताया आयोफी की राय यह है, सबसे पहले यह देखेंगे कि ऐसा बंदा जिसकी जरूरत डेबिट कार्ड से पूरी हो सकती है तो उसके लिए डेबिट कार्ड पर इक्तिफा करना लाजिम है। क्रेडिट कार्ड चार्ज कार्ड की तरफ जाना इजाजत नहीं, दुरुस्त नहीं, क्योंकि भाई आपका पूरा मसला उससे हल हो जाता है, तो फिर आप क्यों जाएंगे क्रेडिट कार्ड की तरफ?
क्यों जाएंगे चार्ज कार्ड की तरफ? अब बाजे बंदे सवाल करते हैं कि नहीं हजरत, हमारा जो मसला है, हमारी जो तिजारत है, हमारे जो ट्रांजैक्शन है इतने वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, या ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है कि हमें डेबिट कार्ड काफी नहीं होता, डेबिट कार्ड इज नॉट इनफ। अब हम क्या करेंगे? मजबूरन हमें ट्रैवल करने के लिए या दूसरे किसी पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड खरीदना पड़ता है। तो फिर ऐसी मजबूरी में चार्ज कार्ड को पहले प्रेफर करें। किसको प्रेफर करें? चार्ज कार्ड को। क्यों चार्ज कार्ड को प्रेफर करें? क्योंकि उसमें मुआहदा सूद का नहीं होता और उसमें मल्टीपल इंटरेस्ट नहीं लगता। आपके खत्म होने तक वो क्या नहीं करता, दूसरा सूद नहीं देता, दूसरे पैसे नहीं देता। लिहाजा अब यहां पर कहते हैं कि अगर आपका मकसद, आपकी जरूरत डेबिट कार्ड के जरिए पूरी ना होती हो तो फिर आप चार्ज कार्ड को ट्राई करें। अब एक बंदा कहता है मुझे चार्ज कार्ड अवेलेबल नहीं है या हमारा बैंक हमको फैसिलिटी नहीं देता, क्यों कि उसमें उसको उतना फायदा नहीं है, उसमें उसको क्या नहीं है, फायदा नहीं है, सिर्फ लेट पेमेंट पर पेनाल्टी लगेगी, मल्टीपल इंटरेस्ट क्या नहीं होता, वैसा सब नहीं लगता। लिहाजा हमें कोई बंदा चार्ज कार्ड नहीं देता या कोई बैंक चार्ज कार्ड नहीं देता, तो फिर आखिर दर्जे में मजबूरी के साथ इस शर्त के साथ क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने की इजाजत दी है कि आदमी इस तहिये के साथ ले, यकीन कामिल हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक कहता है हम आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट देते हैं, कितने दिन के लिए? 50 डेज के लिए, 50 दिन के लिए। आपने 50 दिन के अंदर अंदर 1 लाख में जितनी रकम इस्तेमाल की होगी उस रकम को 50 दिन के पहले पहले वापस कर देंगे तो आप पर क्या नहीं होगा? सूद नहीं लगेगा। अब यहां पर उलमा कहते हैं जिसको यकीन कामिल हो और उसकी माली हालत ऐसी हो कि उसको क्या होगा, अगर वो लेगा तो जरूर भी जरूर वापस करने की सलाहियत रखता है, तो फिर मजबूरन लें, मजबूरन लें। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मौली साहब ने क्रेडिट कार्ड को जायज कर दिया, नहीं, मजबूरन लें। इन शराइत के साथ डेबिट कार्ड से पूरी ना होती हो, चार्ज कार्ड की फैसिलिटी ना मिलती हो, या हो भी तो फिर उसके लिए ट्रांजैक्शन ऐसे जरूरत है कि उन चीजों से पूरे नहीं होते हैं, तो मजबूरी में इस शर्त के साथ ले कि फिर क्या करेगा, ऑन टाइम उसको पैसा वापस कर देगा। तो इस शर्त के साथ लेना जायज है, इस शर्त के साथ लेना जायज है। और एटीएम कार्ड तो है ही, वो बेचारा क्या करता हम ना, क्या अभी खाली नाम कुछ रखना, सो रहे तो निकालो, जेब में रहे तो डालो, उसको इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं। कोई सवाल? क्या पैसों पे पैसे ले रहे हैं? हाँ, प्रोसेसिंग फीस तो लेंगे ना जी, क्या चुपके देंगे? क्या सब मौली साहब दुनिया में बैठेंगे सो मुर्गी काटे थे भी चुपके काटो कर बोले आ गए थे, वैसा पैसों पे पैसे नहीं। प्रोसेसिंग फी किसकी लेते हैं? उन्होंने हक्कुल खिदमत के तौर पर लेते हैं, जो फैसिलिटीज आपको देते हैं उसकी लेते हैं, उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है, और वन टाइम लेते हैं वो। पेनल्टी की क्या हैसियत है? जुर्माना है, सूद नहीं आएगा, सूद तो आएगा लेकिन हमारे हिसाब से सूद नहीं कहेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट ये नहीं कहा कि मैं इतना परसेंट दूंगा। पेनल्टी वो अपने हिसाब से लगाते हैं, कस्टमर वेरियस होता है उसमें। हाँ, तो किसी भी अंदाज से लें, लेकिन अग्रीमेंट तो सूद का नहीं हुआ ना। वही तो बोला मैं, अगर कैपेबिलिटी है, कंफर्म है, आपको यकीन कामिल है कि मैं वापस कर दूंगा, और उसकी हालात भी ऐसे हैं कि उसके पास वापस करने की कैपेसिटी है, तो फिर मजबूरी में ले सकते हैं। ऑफर्स के लिए देखिए हजरत, यही कैशबैक, यही ऑफर ने लोगों को कंगाल बना दिया। आज लोग बोलते नहीं कि भाई कीमता बढ़ गए, कीमता नहीं बढ़े, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। पहले 2000 के मोबाइल पर इक्तिफा करते थे, अब 25,000 के मोबाइल में भी दिल सबरता नहीं। अभी कहती नवा मॉडल है कि नथिंग कहते ठाकुर डाला 30,000 में। अब क्या करेगा बंदा?
अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए ही तो कहा मैं, अगर उसके पास वो जरूरत की चीज ही ना हो तो ले ही ना, शुरू से ही ना ले। वो भी दुरुस्त नहीं। कैसा दुरुस्त करेंगे? गोया के कर्ज को कर्ज दे रहे हैं, पैसे को पैसा दे रहे हैं, उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट कैसा लेंगे? लेने की हैसियत क्या होगी? पेनल्टी लूंगा, नहीं ले सकते। वही तो हुआ, लेकिन वहां पर मेजर अग्रीमेंट नहीं होता, पेनल्टी का ही होता है, लेकिन सूद का अग्रीमेंट नहीं होता। पेनल्टी का है हजरत, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं आपको यकीन कामिल हो वापस कर दूंगा तभी लें, क्यों पेनल्टी को जायज करने पर लगे हुए हैं? नहीं हजरत, देखिए इसमें एक अग्रीमेंट है कि भाई 12% एक्स्ट्रा सूद मैं दूंगा, गोया कि सूद का अग्रीमेंट होता है। यहां पर सूद का अग्रीमेंट नहीं होता है, बल्कि होता है कि मैं वापस कर दूंगा, लिया हूं, खत्म। बैंक अलग से पेनाल्टी लगाता है ताकि दूसरी मर्तबा गड़बड़ ना करे। अगर वो लग गया तो गोया कि वो भी सूद ही के हुक्म में आएगा, लेकिन मेजर अग्रीमेंट में नहीं है ना, वो कह रहा हूं आपको। उसके लिए दोनों को एक ही शिक में लाके मत जमाएं। हाँ हाँ, सब समझना क्लियर? ठीक है, तो यहां तक जी। हाँ हाँ, जायज है भाई, उनका तो सर्विस तो आपको दे रहे ना, वरना कौन देगा जी? एटीएम कार्ड में आपके पास अगर पैसे हैं तो पैसे एटीएम से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेट अमाउंट है तो उस एटीएम कार्ड के जरिए से डाल सकते हैं, बस उतना ही है। डेबिट कार्ड में क्या है कि आपके पास अकाउंट में पैसे हैं तो निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, साथ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जी, एक ही कार्ड में आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं फर्क के लिए जी, एक ही कार्ड कर दिया है। हाँ, क्यों दुरुस्त नहीं है भाई? तुम ना फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम्हारे मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेनेंस कर रहे हैं, सो क्या मौली साहब हो जाएंगे? हाँ, सूद देना पड़ा, देना ही है। हाँ, देना पड़ गया, अब देना ही है। तुम्हें जाके बोल सकते मैं मुसलमान, मैं नहीं दूंगा, लात मारेगा वो, तू क्यों भाई लिया करके? वाह साहब, लेते वक्त पक्के मुसलमान जी। बहुत लंबा चले जाएंगे, यहां तक रहने इन 5-6 उन्वाना दे दे हैं अभी, वो बाद में देखेंगे पॉइंट्स का इस्तेमाल। ठीक है, और दूसरा क्या उन्वान है हमारा? इंश्योरेंस है। बहुत ही क्या है, जबरदस्त टॉपिक है आज ये इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में आप हजरात तो जानते ही हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब क्या है भाई? थोड़ा बैठे रहे भाई, लोग फिरने का माहौल बना रहे हैं, एक आदमी 2 आदमी गया तो लोग क्या होते, पूरे मुंतशिर हो जाते जी। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जल्दी बताएं। क्या? 4-5 आदमी मिलके पैसे डालते, हाँ, और मेरी परेशानी दूसरे के कंधे पे, ये भी अच्छा डेफिनेशन है। और जी, जमानत देना, किसने बताया जी? इंश्योरेंस के माने दर हकीकत यकीन दहानी कहते हैं। और यू श्योर? पूछते नहीं क्या आपको यकीन है? और यू श्योर? इसी से इंश्योरेंस भी निकला है। इसी से क्या है? इंश्योरेंस यकीन दहानी कहते हैं। चूंकि इंश्योरेंस कराने वाले को कंपनी आइंदा के बास खतरात से हिफाजत और बाज नुकसानात की तलाफी की यकीन दहानी करती है। लोग आप पाँव का इंश्योरेंस कराते, तुम्हारा पाँव टूट गया तो मैं दे तू हजरत, क्या बोलती है?
आइंदा के बाज नुकसानात की तलाफी की यकीन दहानी करती है और मुस्तकबिल में पेश आने वाले नुकसानात की जमानत लेती है। यानी अगर आपको ये नुकसान हो गया, अब घर का इंश्योरेंस कराते, होम इंश्योरेंस करके, तुम्हारा घर जलगा का तो मैं देता सर, कई को भाई तुम ना ये नियत तुम्हारा घर डूबगा का तो मैं देता, बाज नुकसानात की तलाफी की जमानत लेती है, इसलिए इसको इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। आसान जबान में अगर इसको कहा जाए तो यूं भी कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में पेश आने वाले खतरात से हिफाजती तदबीर करना, यानी आइंदा कुछ हो सकता है उसके लिए आज ही तदबीर करना। यह तदबीर करना शरअन जायज है कि नाजायज है? कौन की दबा को बोले ना नहीं क्या हजरत ऐसा बोला ले जायज है कि नहीं जायज है? जायज है। कितने लोग बोलते हैं जायज है? हाथ उठाए। कितने लोग नाजायज बोल रहे हैं? क्यों नाजायज है? क्यों नाजायज है? गरर है। मैं जो तारीफ करिया उसके हिसाब से बोलो, तुम्हें फेंको नो को। मैं क्या बोलिया? इंश्योरेंस का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात से हिफाजती तदबीर करना, यहां तक बोलो। अब जायज है, अब क्या है? जायज है, लिहाजा इंश्योरेंस जायज है। खत्म कर लेंगे। यहां तक क्या है? जायज है। शुरू में जो इंश्योरेंस शुरू हुआ था इसी नीयत से ही शुरू हुआ था, इसी नीयत से ही शुरू हुआ था, क्योंकि आदमी को जो परेशानी मुझे आ सकती है वही परेशानी दूसरे को भी आ सकती है। और ये जो इंश्योरेंस शुरू हुआ मेरीन इंश्योरेंस से शुरू हुआ। माशाअल्लाह बिरयानी खा ले वो मस्त सोले देखो तुम क्या जी हजरत, तब भी तुम ना पीछे फ्लैट देखते हैं। हाँ आप कुछ अच्छी बात, ठीक है ठीक है। शुरू में कहां से हुआ? ये मेरीन इंश्योरेंस से, यानी समंदर में सामान लेके जाते थे। अब समंदर में बहुत सारे लोग हैं जो सामान लेके जा रहे हैं, मैं भी लेके जा रहा हूं, इन्हों भी लेके जा रहे हैं, इन्हों भी लेके जा रहे हैं, 100 किस्म के आदमी लेके जा रहे हैं। और समंदर में सामान के डूबने का खतरा जितना मेरे जहाज को है, मेरे सामान को है, इतना इनको भी है, इतना इनको भी है, इतना इनको भी है, इतना इनको भी है। और डूबता है साल में एक मर्तबा, किसी का एक जहाज, किसी का 2 जहाज, किसी का 3 जहाज, 100 आदमी में से 3 आदमी का, 4 आदमी का। और डूबने का कोई यकीन नहीं, हो सकता है ये मेरा डूब जाए या इसका डूब जाए, इसका डूब जाए, यानी एक ही किस्म के खतरात हैं, एक ही किस्म के खतरात हैं। तो इसके लिए क्या किया सबने मिलके कि भाई एक आदमी का जहाज डूब गया, पूरी मुसीबत उस पर पड़े क्यों? इसके लिए क्या करो, हम सब लोग जितने भी मेरीन हैं, जितने भी समंदर में सामान लेके जा रहे हैं, वो सब क्या करेंगे? एक फंड बनाएंगे, एक फंड बनाएंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा माहाना जमा करेंगे। अगर किसी का जहाज डूब गया तो उस पैसे से उसकी मदद करेंगे। ये जायज है नहीं जायज है? जायज इंश्योरेंस जायज सका है ना जी, फिर क्या जायज ना। देखो खुश हो गए हजरत। यही है क्या है, इंश्योरेंस शुरू हुआ इस तरह से। लेकिन जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन शुरू हुए ना, दूसरे इंस्टीट्यूशंस क्या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन शुरू हुए, वैसा क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद पूरा सूदी निजाम बन गया। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहला इस्लामिक इंस्टीट्यूशन कहां शुरू हुआ बोलो? हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहले मालियाती इदारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहां शुरू हुआ बोलो? देखेंगे केरला, और जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। देवबंद, अलीगढ़, फरीदाबाद, औरंगाबाद और कलकत्ता और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह बोले गए थे, किसी का मुस्तकबिल रोशन आदमी उसी वक्त हो सकता है जब आदमी अपने माजी को याद रखे। कहते वैसा हैदराबाद वालों को माजी याद नहीं, कहां से मुस्तकबिल? पहले हुआ सो हैदराबाद में जी, उठाकर देखो, वेबसाइट में वगैरह में जाकर देखो, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन बैतुल माल बगैर सूद के कर्ज का जो निजाम शुरू हुआ हिंदुस्तान में हैदराबाद है।
अल्लाह बचाना। खैर, तो इसी तरह से क्या हुआ, होते 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 पूरे इंस्टीट्यूशन को बदल दिया। इसी तरह से इंश्योरेंस का निजाम भी क्या था, शुरू में एक ताआवुनी निजाम था, लेकिन यहूदियों के हाथ में जाने के बाद उस ताआवुनी निजाम को भी एक सूदी निजाम बना दिया। कैसा सूदी निजाम बनाया, कैसा बनाया? और जल्दी बताएं। टोपी बदल ले सका है तुम्हें? हाँ हाँ, पहचानना नहीं कर को, देख क्या सुबह काली टोपी थी, कहां रहे आदमी, दिखते नहीं ना करते, आवाज सुन को पहचाना मैं। कैसा बदले कि लोग पहले क्या करते थे, जैसे मेरीन इंश्योरेंस के बारे में बताया, सबका पैसा लेके जमा करके उसी को देते थे, लेकिन देखे लोग कहीं को चुपके रहना, पैसा लेको जमा लेको, इसे क्या किया, ठा के सूद पे कर्ज दिया, सूद पे कर्ज दिया, और इसी तरह से बड़े बड़े सूदी चीजों के अंदर इन्वेस्ट किया, और उसमें से जो प्रॉफिट आई, जो सूद आया, उसको लेके क्या किया, जो इंश्योरेंस कराने वाले हैं उनको दिया। लिहाजा इसमें क्या आ गया, सूद आ गया। और क्या है इसके अंदर, हाँ, जहां पे वो तो बोल दिया ना हजरत, उसी को तो सूद आ गया बोल रहे हैं, हराम आ गया। और गरर, कैसे गरर, गरर कैसा, कभी इंश्योरेंस पास होता मतलब अप्रूव नहीं होता, वो भी नहीं। असल गरर क्या है जी, बगैर इजाजत के तसरुफ गरर बोलते क्या उसे, मैं पूछ रहा हूं गरर कैसा। आहा, आज हमें तवक्कुल कर लग बैठो, बिरयानी बनाने की जरूरत नहीं होता, उतना नको बताओ। हाँ जी, गैर यकीनी चीज पर पैसा लगाना। गरर इस तरह से कि इंश्योरेंस कंपनी है ना, कोई पागल तो नहीं है, क्या करते उन्हों भी पैसा कमाने से ना है, पैसा कमाने से ना है। अब ये एक आदमी है, एक कंपनी है मिसाल के तौर पर, उसमें से 10 आदमी या 100 आदमी ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस कराया। उन्हें क्या बोलता, पूरा चक्कर को तुम्हें जिंदा रहे तक पैसे भरो, मरते ही मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ दूंगा बोलता। कितना बोलता, 1 करोड़। अब 100 आदमी में से 12 आदमी के मरने का इम्कान है, 12 आदमी के मरने का इम्कान है। लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी क्या करती, 100 आदमी का ने पैसा लेको 12 आदमी मरे तो उनको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अब 100 में से 12 मरे, बकिया कितने हैं, 88 नहीं मरे, 88 नहीं मरे, लेकिन उन्होंने क्या करना, पैसा बांधते रहना, पैसा बांधते रहना। कब तक बांधना, मरे तक बांधना। उनका एक टारगेट रहता, 10 साल में कितने मरेंगे, 20 साल में कितने मरेंगे, 30 साल में कितने मरेंगे। वो टारगेट अगर उनका गलत हो गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बंद कर लेकर भाग जाती। अगर कोई भी मर गया जल्दी तो उन्हें क्या हुआ, जीत गया, उन्हें ना जीत गया, क्या हुआ, जल्दी मरते ही लोग दुआ करते, अल्लाह मेरे बाबा को उठा ले, यही को मरे तो इंश्योरेंस का करोड़ांगा ना आता नहीं आता, इंश्योरेंस का 1 करोड़ है। लोग क्या करते, लोग जब दुआ कराते मौली साहब ने, तारी जमील साहब के बयान सुन को देखो, लोग बोलते हजरत कई साथी अल्लाह हमारे बाबा को आफियत देना, क्या कहते हैं, आफियत देना कहते, क्या कहते, कहीं को तड़प ले को जल्दी चल जाते। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग खुदकुशी नहीं बल्कि मारे भी हैं। कई को रहा तो ना बूढ़ा पंचायत खींच ले जाता भी नहीं, आता भी नहीं, खत्म करो। और एक क्या है, एक है टर्म इंश्योरेंस करके, उसमें इंश्योरेंस केस में आए तो बोलता हूं, एक है जुल्म भी है। कैसा जुल्म है, कैसा जुल्म है, इंश्योरेंस में जुल्म भी पाया जाता बोलते, कैसा जुल्म है,
हाँ क्या भी बोलो जी, हत्ते क्या है, हम ना बोलो ना कौन सी कंडीशन करके। इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता, वो अलग है। एक आदमी घर के वास्ते इंश्योरेंस कराया, घर के वास्ते इंश्योरेंस कराया, 1 साल का 5 साल का इंश्योरेंस कराया, घर क्या भी छुआ नहीं, पैसे वापस देता क्यों ने? की देता नहीं की भाई, देता नहीं, ये तो जुल्म है ना। ये भाई किसका पैसा, कुछ भी नहीं देता। इसके लिए इंश्योरेंस को अगर हम देखेंगे बेसिक तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में 2 इंश्योरेंस आते हैं, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या है, कौन बताएंगे? टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मिसाल के तौर पर 10 साल के लिए, 50 साल की उम्र हो गई, 10 साल के लिए इंश्योरेंस करा था, 10 साल के अंदर मर गए तो तुम ना कितना है 50 लाख रुपए दे तू, किसे दे तू? तुम्हारे नामिनी को की, तुम्हारे वारिस को की। 10 साल में नहीं मरे तो पूरा पैसा खत्म, पूरा पैसा खत्म। ये एंडोमेंट इंश्योरेंस है ना, उसमें कोई कैद नहीं रहती, तुम्हें कब तो भी मरो, मरते ही तुम ना पैसा। इतना तुम्हें क्या करना, माहाना एक एक किस्त बांधते रहना, माहाना एक एक किस्त बांधते रहना। यह होता है लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के तहत में पूरी चीजें आ जाती, जहाज का इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, आग का फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, और इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस, जो खेती वगैरह है ना उसकी भी इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पूरी चीजें इसी के अंडर में आ जाती। अब सवाल यह है कि यह इंश्योरेंस कराना जायज है कि नहीं जायज है? पूरा तुम्हें बोलल को हम ना पूछ को कहीं को बोलने रखते हैं। जायज है कि नहीं जायज है? कौन कौन नहीं है बोलते, हाथ उठाओ। आप नहीं हाथ उठानी जने है बोलते क्या, जायज है बोलते क्या भाई? उन्होंने बोलते से क्या कई को हजरत जायज है जी? पीछे पीछे पूछ रहा हूं मैं उनको, मौली साहब हाँ नहीं मालूम जे? अभीशना जी बोलिया मैं हजरत बिरयानी हजम कर लग बैठे ही सकाए। जायज है नहीं जायज है? हाँ जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? 3 चीजों की वजह से। एक तो सूद होता है, दूसरा गरर अनसर्टेनिटी होता है, और तीसरा जुल्म का उंसुर पाया जाता है। अब मैं गाड़ी बाहर लाना, 1 लाख की गाड़ी लिया, ले कहे तो इंश्योरेंस कराना शनाब क्या करना? मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मजबूरी अगर है तो मजबूरन जायज है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, लिहाजा हुकूमत क्या है कानून डाल दी है, लिहाजा मजबूरी के हद तक इसको कराना जायज है, इसको कराना जायज है। इसके अलावा बकिया इंश्योरेंस कराना जायज नहीं। अब एक सवाल होता, बहुत सारे आईटी कंपनी में पूछते जी क्या जी इन बातें कर ले बैठ नहीं रहती, देखो हजरत नहीं तो सामने आ जाओ, आप आपकी मुबारक सूरत देख ले बोलेंगे। अब एक आदमी बात करे पूरा दिमाग उधर चले जाता। बहुत सारी कंपनी है, कंपनी में क्या करते, ग्रुप इंश्योरेंस कराते नहीं कराते? तुम्हें अंदर जाते ही इंफोसिस है, टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनी में अंदर जाते कहते भाई तुम्हें जैसे ही वो जो ये होता ना अग्रीमेंट, उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी ठाको देते, तुम्हें इंश्योरेंस कराना। अब इंश्योरेंस कराने के लिए आदमी साइन तो डाल दिया ओके करके, उसके इख्तियार के बगैर उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में आने से पहले वो पैसा कट होके इंश्योरेंस में लग जाता, वो पैसा कट होके इंश्योरेंस में लग जाता। अब वो इंश्योरेंस कराना जायज है नहीं जायज है? नहीं। इख्तियार ही नहीं है, वो कंपनी का नॉर्म्स एंड कंडीशन है, वो कंपनी का रूल है कि अगर आप हमारे कंपनी में बतौर एम्प्लॉय काम करेंगे तो आपको लेना ही है, आप इनकार कर ही नहीं सकते, तो गोया के मजबूरी है।
अब शरीयत यह कहती है कि आपके इख्तियार के बगैर आपकी कंपनी ने आपकी तनख्वाह से पैसे काटा और इंश्योरेंस में जमा कर दिया। अब खुदा ना खास्ता जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराया कंपनी ने, अगर हेल्थ खराब हो गई, सेहत खराब हो गई, तो उस इंश्योरेंस से फायदा उठाना जायज है। क्यों जायज है? कि ये हमारे अमलो इख्तियार के बगैर हुआ है। ये ऐसा समझा जाएगा कि गोया के कंपनी ने खुद हमें दिया है, कंपनी ने खुद हमें दिया है। जी, नौकरी करने छोड़ने का उतने बड़े अल्लाह वाले रहे तो यहां पूरे मस्जिदा छते थे हजरत। कौन छोड़ता? हराम छोड़ता नहीं ना, हीरा कुछ छोड़ा नहीं। क्या जी था सो वो हीरा, हाँ हीरा गोल्ड, वैसे गोल्ड ना खा ले को औंधा हो गए। अब ये कहां छोड़ता सो भाई इंसान को। एक साहब है हजरत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं पड़ोस मुल्क के। तो उनसे जाके एक बंदे ने पूछा कि हजरत मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूं, जायज है नहीं जायज है? कहा जायज नहीं है, लेकिन कहा साथ में वहीं लगे रहो, वहीं लगे रहो और वहीं से क्या करो, दूसरी जायज नौकरी ढूंढो और उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार करते रहो, उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार करते रहो। एक और शक्ल बताई कि जो तनख्वाह आएगी उसको किसी काफिर को देकर, कर्ज देकर वापस वसूल कर लो, लेकिन उसको जायज नहीं कहा। कहा कि वहां रहते हुए दूसरी नौकरी तलाश करो, फिर दूसरी नौकरी में जाके पहली नौकरी छोड़ना। आदमी क्या है, अब बोलना नहीं, बड़े लोग सब बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, नौकरी नहीं लेता, नहीं लेना चुने, नहीं लेता तो उसकी गलती, हम क्या करेंगे? हम तो मसला बताने के मुकल्लफ हैं। अगर नहीं करता उसकी जिम्मेदारी, वो और अल्लाह का जवाब देगा। हम ये कहेंगे कि भाई अगर नौकरी हलाल नहीं है, यहां पर वो मसला नहीं है इन्फोसिस और तासीस का, नौकरी हलाल है, हर चीज हलाल है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज उनके कंडीशंस में है। क्यों? कि वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। कल के दिन कुछ हो जाए और लोग उस पर फाइल कर दें केस कि भाई इस कंपनी में जाने के बाद मेरी सेहत खराब हो गई, तो वो क्या करेगा? इसके लिए वो लोग खुद कराते हैं, तो इसको लिए वो क्या करते हैं, वहां तक के लिए इजाजत है। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल जल्दी? पर्सनल, हाँ हाँ हाँ, कैसा करा सकते हैं हजरत? तुम्हें नहीं कर सकते अपनी जानिब से। क्यों नहीं करा सकते? कि इसमें तो 3 चीजें हैं ना, फिर कैसे करा सकते? अब आदमी बोलते, बहुत सारे लोग सवाल करते, हजरत हेल्थ इंश्योरेंस में उन्हें क्या देता? क्या बोलते? अल्लाह बचाना, जिहालत की इंतहा बोले जा। क्या है भाई? हमें पैसा देते उन्हें इलाज देता। कहते क्या देता? हमें पैसा देते उन्हें इलाज देता, सूद नहीं होता बोलते। क्या नहीं होता? सूद नहीं होता। भाई चाह को +2 पढ़ते इस बच्चे को नहीं पूछे थी, बोलेगा जी उन्हें, जो कॉमर्स पढ़ता नहीं उन्हें ही बोलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरह से सेटलमेंट होता। कैसा बोलो? एक होता है कैशलेस, एक होता है कैशलेस, और एक होता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या है? कैशलेस सब अक्सर नहीं होता। कैशलेस क्या? कि भाई मैं क्या किया, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद उसके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लिस्ट रहता, ये हॉस्पिटल में तुम्हें इलाज करे तो दूंगा। उसमें से भी बहुत कम इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप इलाज करके घर चले जाए, हम सेटलमेंट कर देंगे। ऐसा अक्सर नहीं होता। क्यों नहीं होता? उन्हें क्या भी अंदर घपला कर को ये कर लिया तो, ज्यादा बिल बना दिया तो, उसके लिए क्या बोलती है इंश्योरेंस कंपनी? पहले तुम्हें इलाज करा लियो, हमें बोले सोच हॉस्पिटल में इलाज कराओ और उसके साथ साथ पैसे पूरा देखो, सेटलमेंट कर दलो। कर देकर वहां के बिल्ला ला को इनकने दियो, इन्हें क्या करेंगे? सेटलमेंट करता। अब दिए ही सो पैसा कितना हमें महीना महीना 2-2 हजार, वहां से लेते सो कितना? 50,000। जायज के? जायज क्या? क्या कंडीशन है? क्या क्या क्या? वो नहीं बोलता हूं मैं, कंपनी का नहीं, खुद से करने वाले का, खुद से करने वाले का। वो तो कंपनी का है।
यहां खुद से करने वाले का बोल रहा हूं मैं। हाँ, इतना जीते क्यों है, मर जाओ। क्या आप बात कर रहे हैं यार, इलाज अगर महंगा हो जाए तो खाते क्यों है भाई, खाना नहीं तो भूखे रह जाएंगे। KFC कितना महंगा हो गया, मैकडोनल्ड्स कितना महंगा हो गया, लोग खाना छोड़ते हैं। ये तो बेकार की बात है, इलाज महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, ये सब अजम्पशन है। जैसे मेरी चाची की मुझे होती चाचा बुलाता, ये सब अजम्पशंस हैं। इसका हल यह है, जैसे अच्छा पूछा हजरत ने, इसका हल यह है कि बॉम्बे के अंदर एक कंपनी है अपलिफ्ट के नाम से। किसके नाम से? अपलिफ्ट। आप जाकर देखें, अपलिफ्ट ये कंपनी जो गैर मुस्लिम चला रहा है। कौन चला रहा है? गैर मुस्लिम चला रहा है, मुसलमान भी नहीं। और वो सालाना के एतबार से 250 या 300 रुपए कुछ चार्ज करता है। और उसने 24/7 ऑनलाइन डॉक्टर्स की लिस्ट दे रखी है, अगर कुछ भी अगर इलाज करना हो तो उनसे करें। और वो क्या करते, किस बेसिस में लेते हैं? ताउनी बेसिस में, कि भाई एक फंड बना लिया, एक पूल बना लिया, एक हाउस बना लिया, उसमें सारे लोग पैसे डालेंगे 250 के हिसाब से। और पहले से डिफाइन हो जाता है किस किस बीमारी के लिए इलाज करेंगे, किस किस बीमारी के लिए। कैंसर के लिए करें तो पूरा 221 भेजांगा ना नदी में, इसके लिए पहले से डिफाइन करते हैं। उसके एतबार से आप साल भर के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसमें से सहूलत फराहम करते हैं। अब जो 100 आदमी है मिसाल के तौर पर, 100 के 100 तो बीमार नहीं होंगे ना। अब 100 के 100 बीमार नहीं हुए, 50 हुए या 25 हुए, तो उसी में से जो फंड है उसमें से इस्तेमाल करते। अब कभी कभी क्या होता है कि जो फंड में पैसा है वो कम हो जाता है, बीमारी ज्यादा हो गई, वायरल फीवर आ गया या कुछ भी हो गया, तो ऐसी सूरत में जो चलाने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो गोया के फंड को कर्ज देते हैं या हिबा करते हैं कि वे चल भाई हम लगाएंगे अपनी तरफ से। अगर खुदा ना खास्ता क्या हो गया कि एक साल बीमारी का एवरेज कम रहा, बीमारी का एवरेज कम रहा, जिसकी वजह से फंड में जितना पैसा था वो बच गया, तो फिर क्या करते हैं, जितने उसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं उनके हिसाब से डिवाइड करके अगले साल के प्रीमियम में कम कर लेते हैं। एक बेहतरीन मॉडल है, वो भी गैर मुस्लिम चला रहा है, शरीयत की निगरानी में कर रहे हैं। आप हजरात अगर चाहें, मैंने सुना था यहां पर कोई एक साहब थे, शब्बीर साहब या कुछ थे, जिन्होंने इसका इनिशिएशन उठाया था, बॉम्बे में जाके वो मॉडल देख के आए, लेकिन पता नहीं कौन साथ दिए नहीं दिए, कहां तक सक्सेस हुआ नहीं हुआ पता नहीं। इसके लिए आप हजरात हिम्मत करें, उस तरह के एक निजाम को सेटअप करें, वरना हलाल हराम कह के खामोश हो जाएंगे तो लोग चंद दिन तक तो हलाल हराम को कबूल करेंगे, बाद में वॉश आउट करके हर चीज आमद दर घसीट आम हो या कवीट करके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये भी दुरुस्त नहीं है। कैसे दुरुस्त होगा? कैशलेस हो कुछ भी हो, वो तो पैसा तो एक्स्ट्रा सूद ही तो देगा जो हमने बताया। कहां के? वहां पर कंपलसरी के अंडर में आता है वो पर्सनल इंश्योरेंस भी कह रहा हूं। आप एक मुल्क के कानून को एक मुल्क के साथ मिंगल मत करें, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। जैसे मुफ्ती सईद साहब का फतवा दिया था यूके में, अब लोग लेके यहां पे इंडिया में चला रहे हैं धड़ 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 करके। शान नुज़ुल भी तो कोई चीज होती है। कंपनी की तरफ से तबर्रो, वही तो बताया। हाँ ठीक है, और क्या उन्वान बाकी है हजरत? जी, पॉन्जी स्कीम, फॉरेक्स, या अल्लाह क्या जी चिट्टियां भरको वाले को हैं। अडानी शेर, अंबानी गणेश पूछना सो भाई क्या है। दूसरा कौन सा उन्वान था? पॉन्जी स्कीम आखिर में रखेंगे 10 मिनट के लिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज है नहीं जायज है हजरत? जायज है फॉरेक्स ट्रेडिंग।
जायज है, क्यों? उसका फायदे में शिरकत रहती, लिहाजा जायज है, लिहाजा जायज है। इतना आसान रहा तो दीन नहीं, नो सोते बैठते। यहाँ देखो कैसा, देखो हैदराबाद की बिरयानी काम कर दली इनको। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है हजरत, पहले वो बताएं प्लीज टेल मी ब्रदर। अरे तुमको नहीं पता जी? हाँ हाँ कौन करता है? भाई कानूनन अगर है तो जुर्म है, मतलब क्या है? क्यों लगाएंगे? बगैर सप्लाई करने वाला तो नहीं है, वो अलग मसला है। आप उसकी पूरी डिफिनेशन बता के पूछें, ठीक है? अभी वक्त नहीं है, पर बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, आप बाद में पूछ लें, इंफिरादी में पूछ लें, ठीक है? यहां पर देखेंगे भाई पूरा मजमा मुंतशिर हो गया है ना, थोड़ा आगे आ जाने दीजिए उनको। ये कौन पूछे हजरत, ये क्या म्यूचुअल फंड वैलिड है? कौन पूछे ये? आप अभी आए क्या बिरयानी के बाद? माशाल्लाह, वरना सुबह में होते तो नहीं पूछते। आम तौर से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सवाल करते हैं ना उलमा से, जैसे इन्होंने किया वैसे ही सवाल करते हैं कि हजरत हमारे पास करेंसी है, हमारे पास यूएस डॉलर है, हमारे पास इसी तरह से दूसरे मुल्क की करेंसी है, अब करेंसी का रेट बढ़ गया, अब करेंसी का रेट बढ़ गया, क्या हम उसको बेच के नफा कमा सकते हैं कि नहीं? कमा सकते हैं। यह है करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसी ही नहीं बेची जाती, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्रूड ऑयल भी बेचा जाता है, दूसरे भी बेचे जाते हैं। ठीक है, लिहाजा फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग है और करेंसी ट्रेडिंग अलग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास एक सिर्फ लैपटॉप हो तो काफी है, आपके पास एक मोबाइल हो तो काफी है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के बंदा कर सकता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के कर सकता है, और हफ्ते में 5 दिन कर सकता है, हफ्ते में 5 दिन जब चाहे तब कर सकता है। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहां पर ना लेने वाले का मकसद लेना होता है, ना बेचने वाले का मकसद देना होता है। वहां पर सिर्फ क्या है, करेंसी की फ्लक्चुएट प्राइस को डालता है कि भाई ये करेंसी की आज प्राइस इतनी है, 10 मिनट के बाद इतने माइनस हो गए, 15 मिनट के बाद इतना प्लस हो गया, वही डालता है। अब एक बंदे ने क्या किया, जैसे हजरत ने देखा कि 70 रुपए में डॉलर चल रहा है इंडिया का, 70 रुपए में इंडिया का डॉलर चल रहा है। अब उसने क्या किया कि उस 70 रुपए के डॉलर को इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 लाख खरीदना होता है। कितना? 1 लाख। 1 लाख मतलब 10,000 डॉलर है। 10,000 डॉलर खरीदने के लिए इनको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? $1 का, हाँ, मैथमेटिक्स क्लास क्या है? चलो भाई 7 लाख इस रख लियो। कितना? 7 लाख। अब 7 लाख लगाने के लिए 7 लाख रुपए हजरत नहीं लगाते, बल्कि बीच में जो ब्रोकर रहते ना उन्हें बोलते हमें तुम ना साथ देती हैं हजरत, कितना? खाली तुम्हें 20% लगाओ बस। कितना लगाओ? 20%। 80% हमें लगाते। कितना परसेंट? 80%। अब इन्हों क्या किए, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए लगाते हैं, 10 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए सिर्फ लगाएंगे और 10 लाख रुपए की एक लॉट को खरीदेंगे।
10 लाख रुपए की एक लाट को, यानी करेंसी की लाट को इंडियन रुपी को देकर फॉरेन करेंसी यानी यूएसडी खरीदा। अब इन्होंने जो लगाया है, कितना लगाया? 2 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए की करेंसी खरीदी। कौन सी करेंसी? यूएसडी खरीदी। इस उम्मीद पर खरीदी कि $1 पर 2 रुपया भी बढ़ेगा, 2 रुपया भी बढ़ेगा, तो मुझे कितना नफा हासिल होगा? $10,000 पर 20,000 रुपए हासिल होंगे। 10,000 रुपए डॉलर पर 20,000 रुपए हासिल होंगे। अब इन्होंने क्या किया? अब खरीद के बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह करके। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। आजकल तो इंडिया क्या है, क्या है, पूरा करेंसी डाउन में जा रहा है, इंडियन करेंसी, डॉलर बढ़ रहा है। तो क्या हुआ? इत्तिफाक से 72 रुपए हो गया। खुश हो गए हजरत, जाकर खड़े हो गए, जी मेरा पैसा निकालो। तो इन्हों क्या करते हैं, जो इनके डीलर हैं, कुछ भी नहीं देते, 2 लाख रुपए दे देते, बकिया जो इनका जो 20,000 रुपए नफा हुआ उसमें से कंपनी का कमीशन निकाल के बचत पैसा देते। अब इन्हों कितना लगाए? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगा को 18,000 कमाए। 2 लाख रुपए लगा को 18,000, हीरा भी झक मारना। 2 लाख लगा को कितना कमाए? 18,000। अब आपको मौली सबको ने फतवा पूछते, अल्लाह को भी राजी करना ना, हजरत मैं पैसे ले को पैसे दिया, बढ़ गए बस्ता, ये तरीका जायज क्या? जायज क्या? हाँ, क्यों? ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ क्या होता है, वहां जो मार्केट फ्लक्चुएट होता है उसके हिसाब से अगर नफा हुआ तो नफा आएगा, नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पर इसी मिसाल में 2 रुपए नीचे चला गया, 2 रुपए नीचे चला गया, यानी कितना हो गया? 70 रुपए को लिए थे, 68 हो गया। तो अब इन्हें क्या करता? 20,000 रुपए उसमें से निकाल लेता। अब इनको कितना जाएगा? 1,80,000 माइनस उसका जो सर्विस चार्ज है या कमीशन है वो भी निकाल लेता। हजरत आप मसला पूछेंगे नहीं नहीं, हाँ तुम्हें बोले चीज करेक्ट हराम। अब समझ में आ गई कि नुकसान होते ही मौली साहब समझ में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना पूरा कॉन्फिडेंस हजरत तुम्हारे पर। यही है तरीका फॉरेक्स ट्रेडिंग का। इसके सिलसिले में कोई सवाल जल्दी करें। क्लियर? आगे चलते हैं। हमारी बहुत ही पसंदीदा टॉपिक कौन सी बोलो? वो सब हजरत बोलेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग सब, हमारे बेंगलुरु वाले की टॉपिक। अब तो ये पहचानो, पांजी स्कीम। कैसा पहचाने देखो माशाल्लाह। पांजी स्कीम, पांजी स्कीम क्या हजरत? पांजी स्कीम क्या है ये? उसे पांजी स्कीम बोलते हैं। पांजी स्कीम क्या? ये मेंबर्स बनाना, उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते। सो पांजी स्कीम नहीं बोलते। पांजी स्कीम क्या? एक ही जुमले में जवाब दे जा। ईसा की टोपी मूसा को। क्या बोलते? ईसा की टोपी मूसा को। रॉबिंग मोहित टू पे रोहित, इंग्लिश में बोलते रॉबिंग मोहित टू पे रोहित। इस कने से चुरा को इनको दिया, इसे बोलते पांजी स्कीम। यानी कोई हकीकत में कारोबार ही नहीं होता, या होता भी है तो जितना पैसा उतना नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं, सिर्फ क्या है, इधर से पैसा लियो, इधर से पैसा दियो, इधर से पैसा लो, इधर से पैसा दो, लेते देते लेते देते लेते देते एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता। जब पूरा अंदर खोखला होकर जब गिरता ना, तब मालूम होता। हमारे ऊपर भी गिरा। कौन सा गिरा बोलो देखेंगे? तुम्हारे ऊपर तो एक जी, हमारे हजरत के ऊपर 25 गिरे हैं। अय्यम ये नहीं, बहुत सारे गिरे हैं। अब पांजी स्कीम को, अब ये जो है ना पांजी स्कीम, अब पांजी स्कीम की अलामत क्या? अब हमें पहचानना कैसा? ये भाई ये कंपनी पांजी कर को पहचानेंगे कैसा? हाँ, महीने में इतना जी देता हूं ने, आपा महीने में खुद इतना दिए, 2-2 दिन में दिए किए, फिक्स अमाउंट कर देते। और नहीं, एक्चुअल जवाब बताओ। रेगुलेशन के नीचे नहीं काम करते। क्या आज ये पूरे पेपर दिखा को इतना बाहर रख फिर लिखी है। तुम्हें भी बातें करते ना जी। इसकी सबसे बड़ी क्या है पांजी स्कीम की अलामत क्या? हाइयर इंटरेस्ट और प्रॉफिट रेट्स।
पॉन्जी स्कीम की अलामत क्या? सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते करके बोलेंगे। दुनिया में खासतौर से हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते। कौन से इंस्टीट्यूशन बोलो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन? शेयर्स में सबसे ज्यादा नफा, रिस्क भी उसमें, नफा भी उसमें। और इसी तरह म्यूचुअल फंड, बैंक जो है सालाना सूद कितना देता? मैक्सिमम 5%, 7%, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपा क्या बोलते हैं? हमें तुम ना 3,000 देते महीने को 1 लाख लगाए तो 3,000। जरा सोच को देखो, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बैंक उन्हें पूरे साल का 5 से 6% देता है, इन्हों आपा कैसा 8% देते हूं कहते महीने में? दिमाग तो सोचना ना। कोसी की अभी एक कंपनी बोले हैदराबाद में शुरू हुई है जो ई स्टोर, 8% देते कहते। भाई जरा उनसे पूछो जिनको सलाहियत है, अकल है, जरा दिखाओ जी, तुम्हारा क्या दिखाओ? तुम्हारा बैलेंस शीट दिखाओ हजरत, कैसा कमाते, कैसा जमाते। हाँ, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ। ये सब आपको हमारा सस्पेंस, हमें किसे भी दिखाते नहीं, हमारा बेंगलुरु वाला भी ऐसा बोलिया सो, हाँ बिजनेस सीक्रेट बाहर हो जाएगा हजरत। आप ये देखो 500 करोड़ की कंपनी उन्हें अपनी बैलेंस शीट दिखाती। ठाकुर देखो, तुम्हें टाटा की है, इसकी है, रिलायंस की है, उन्हें अपना बैलेंस शीट दिखाता, तुम्हें कीजिए दिखाते नहीं। सस्पेंस, उससे बड़ा क्या बिजनेस करते हैं? तो इसमें मालूम हो गया जा कि ये लोग धोखेबाज हैं। पहला क्या है? ज्यादा नफे का लालच। दूसरा क्या? गारंटी ऑन इंटरेस्ट और प्रॉफिट पेमेंट। दुनिया इधर की इधर हो जाते, लेकिन तुम ना प्रॉफिट पक्की मिलेंगे हजरत। एक मौली साहब बोले कितने लोग गरीबा ही, 1 तारीख का सूरज निकलता कि नहीं की IMA की प्रॉफिट आ जाती जी। क्या आ जाती? IMA की प्रॉफिट आ जाती, हीरा की प्रॉफिट आ जाती। दुनिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है क्या जो स्टेबल 21 तक प्रॉफिट देता रहे? यह खुद अलामत है कि इन्हें धोखेबाज है। तीसरी अलामत, मुनाफे में कमी ना होने का वादा, नो डाउनफॉल इन इंटरेस्ट और प्रॉफिट रेट। भाई तुम ना कितना मिला कि उतना मिलेगा, नीचे जाऊंगा नहीं ऊपर तो भी जाऊंगा पक्का। अब बोलो तुम्हें कौन सी फतवा? दिमाग खराब होगा जी मौली साहब को, खाते रहे तो। चौथा क्या? साइन की तसल्ली के लिए जैसे बोले ना, स्टैम्प पेपर, लेटर पैड, इसी तरह KYC वगैरह करा के रखते। अब आदमी देखता भाई क्या है तो अच्छा है ना, कंपनी धोखा देंगी क्या? तो ये क्या है? ये अलामतें हैं। और सबसे बड़ी अलामत क्या है कि टेस्टिमोनल्स डालते। क्या टेस्टिमोनल्स? एक आदमी को बिठा देते, उन्हें जाकर बोलता मैं इस कंपनी से इतना फायदा हुआ, अल्लाह फला साहेब को जन्नत में देन दे, खबर में देन दे, हशर में देन दे। भागे बस्तान उल्टा गालियां सुनना सुस्कने। हाँ क्या देन दे? हाँ, तो सोशल मीडिया में भी एडवर्टाइज करते। तो ये सब अलामतें हैं जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, हकीकत में पॉन्जी स्कीम है। अब देखते हैं कि पॉन्जी स्कीम का इख्तिताम कैसे होता है। ज्यादा दिन चलते नहीं है लोग। कीजिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी मार्केट जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इसी तरह शेयर मार्केट है, उन्हें तुम ना साल में 9% नहीं देता। एक बंदा खड़ा होकर बोलता मैं महीने में 9%, तो उसका एक ना एक दिन तो जवाल होना ना। कैसा जवाल होता? उमूमन 4 शक्लों से जवाल होता कहते। पहली क्या? चलाने वाले मौजू वक्त आने पर पूरा पैसा लेकर हड़प हो जाते। क्या जी शाम में था ना जी, सुबह में क्या होगा? खत्म। बेंगलुरु में ऐसे एक कंपनी थी, बुराक नाम, क्या बुराक, ऐसा उड़िया उन्हें, रात को देखे तो दुकान भर को है, सुबह देखे तो पूरा खाली, कहां जी खबरस्तान चले गया, पूरा उड़ गया। तो क्या अचानक मौजू वक्त आने पर लेकर भाग जाते। दूसरा क्या? इन्वेस्ट स्कीम में नए इन्वेस्टमेंट की कमी वाकई होना शुरू हो जाती। लोगों को डाउट होता, नए लोग आए नहीं तो बड़ा टैंक ऊपर रखे हैं, पानी आते रहा तो ना नीचे से नाला से पानी आएगा, ऊपर से पानी आना बंद हो गया तो नीचे ढीला हो जाता, होता नहीं होता। इसकी वजह से भी उसका इख्तिताम हो जाता। अब तीसरी अलामत क्या है? इन्वेस्टर्स को शक आ जाता और अपने पैसे वापस निकालना शुरू कर देते। पानी तो आता नहीं, अंदर से निकालना भी शुरू कर दिए, फिर खत्म। चौथी अलामत क्या? आखिरी में आते लट्टी ठाले कौन है? पुलिस, हुकूमत को बैन कर लेती।
अब सवाल यह है कि इतने सारी ट्रांजी स्कीम कंपनियां बेंगलुरु में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, फिर भी लोग कहीं को जाते। सबसे ज्यादा क्या है? हद से ज्यादा लालच। कई साथ भी जल्दी मालदार हो ना, कई साथ भी जल्दी मालदार हो। दूसरी वजह क्या? फाइनेंशियल इलिटरेसी, मालियाती मामला से नावाकिफियत, क्या भी मालूम नहीं। तीसरी वजह क्या? मालियाती मामला से मुताल्लिक शरई उसूलों से नावाकिफियत। उन्हें कौन की बोलेला जायज कर को जाको घुस गए। तुमने अल्लाह अक्ल दिया नहीं, तुम्हें खुद सोच नहीं सकते। चौथी अलामत क्या? मामलात मालिया से मुताल्लिक कमा हक़ शरई रहनुमाई का ना होना, इसमें हमारी भी है। और दूसरी चीज, सबसे अहम चीज, क्या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक फतवे से चल सकता है या नहीं? जल्दी बताएं। क्या नहीं है? क्या नहीं हजरत? चल सकता। भाई मैं कंपनी चलाता हूं, मैं जाको फतवा लिया कंपनी हलाल है करको बोल दिया, ये फतवा मेरे लिए काफी है या नहीं? भाई मैं बड़े इदारे में गया, देवबंद कुछ गया, बोलो ना, जाको फतवा लिया, हजरत मैं ये करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं करके उन्होंने फतवा दे दिए। वो फतवा लाके रख के मैं कंपनी चला सकता हूं कि नहीं? हमें उस फतवे को मान के पैसा लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं है। कौन जी नहीं बोले सो? कौन बोले? हाँ, लगा सकते हैं। क्यों? भरोसा। कौन नहीं बोले सो? क्या लगा सकते नहीं? और उलमा बोले लगा सकते नहीं, पीछे बैठे हैं ना। भाई दारुल देवबंद दिया है फतवा, अब लगा सकते नहीं भाई? हाँ, दारुल देवबंद नहीं, तुम्हारा यहाँ बड़ा मदरसा है ना अशरफिया, क्या वो अशरफ उलूम, और बड़े बड़े हैं, पूरे जने मिलको दे दे, लगा सकते नहीं? क्या हजरत इतने बड़े बड़े मदरसे दिए हैं, तुम्हें देख नहीं कहते? क्यों नहीं लगा सकते? ये देखो चाचा बोले, देखो ये बात, फतवे की हैसियत, फतवा कहते किसको है? हाल के अमर के मुताबिक हुक्म बताना। भाई मैं जाता हूं, जाके पूछा, हजरत मैं बड़ा फकीर आदमी, मैं मौली साहब में, मेरे पास 20,000 रुपए भी नहीं है, क्या मेरे ऊपर ज़कात वाजिब होगी? दारुल क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और यहां जामिया अशरफिया जोते भी कौन क्या बोलेंगे? अब ये फतवा लेको रख लिया जेब में, अल्लाह 5 साल के बाद 5 लाख रुपए दे दिया। अब आपको पूछे मौली साहब, क्या बाबा इतना पैसा कमा रहा है ना, ज़कात ये फतवा क्या? फतवा बात करना नहीं। बोलेंगे फतवा तो उस वक्त तक है जब तक कि तू फकीर था, अब मालदार हो गया, फतवा खत्म हो गया। इसी तरह का हुक्म कंपनियों के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सिर्फ फतवा काफी नहीं होता। फतवा क्या देंगे? मौली साहब जाके पूछे, बोले मैं पूरा देख कुछ दिया, सोच रहे तुम्हें देखते सुखत वो था जी, तुम्हें आने के बाद दूसरा होगा, उसे हमें क्या करना? इसके लिए कहते हैं कि जैसे पड़ोस मुल्क में, श्रीलंका में, मलेशिया में, इसी तरह से दुनिया भर के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सिर्फ फतवे पर नहीं चलते, बल्कि मुस्तकिल शरिया ऑडिट फर्म होते हैं। शरिया ऑडिट होती है और उसमें 4 तरह के काम होते हैं। क्या काम होते हैं? 4 तरह के काम। सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए शरिया स्कॉलर्स के पास रख करके उसका अप्रूवल लेना होता है। भाई इस तरह से मैं काम कर रहा हूं, ये हमारा प्लान है। शरिया स्कॉलर्स देखेंगे, उसकी नोक जोक देखेंगे, उसके अंदर कोई शरई खराबी तो नहीं है देखेंगे, सारी चीजों को देख के उसको शरिया सर्टिफाइड करेंगे। अब शरिया सर्टिफाइड कर दिए। एक कंपनी थी हमारी बस्ती में, बेंगलुरु में, उन्होंने शुरू में क्या बोले, हमें वकाला पर करते हैं हजरत। क्या करते हैं सो? वकाला पर। क्या करते? सबका पैसा आता सो हमें लेको प्रॉफिट का पूरा इनको देते, हमें क्या भी करते थी।
प्रतिदिन के बाद खुजाए मौली साहबा, नहीं 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 नहीं, हमें मुशावरा का में करते सो, पहले उसे मालूम नहीं क्या बला करके। इसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसकी सबसे पहली जो शरिया ऑडिट होती है उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से शुरू होती है। अब प्रोडक्ट बना के दे दिए, अब जैसा कर लो वैसा नहीं छोड़ देते, बल्कि डे टू डे ऑडिट होती है। डे टू डे ऑडिट होती है, जो हमने प्रोडक्ट बना के दिया है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी निगरानी होती है, जिनको इन हाउस शरिया ऑडिटर्स कहते हैं, इन हाउस शरिया ऑडिटर्स कहते हैं। और उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल शरिया बॉडी होती है जो उसके शरिया रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। रिस्क मैनेजमेंट क्या, कि जो उसूल, जो खाका हमने बना के दिया था शरीयत के मुताबिक करने के लिए, उससे कहीं रूगर्दानी तो नहीं की, उससे कहीं ब्रीच तो नहीं किया। अगर किया होगा तो फिर उसकी निशानदही करके उनको क्या करते हैं, टाइम फ्रेम देते हैं, इतने दिन के अंदर आप अपने कारोबार को सही करें। इन तमाम चीजों के साथ साथ फाइनल एक क्या है, पीरियडिकल शरिया ऑडिट होती है। पीरियडिकल शरिया ऑडिट मतलब 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे कन्वेंशनल ऑडिट होती है इसी तरह से शरिया ऑडिट होती है। उस ऑडिट की रिपोर्ट को बाहर पब्लिश किया जाता है, अगर किसी को कोई एतराज हो तो कर सके, तब जाके वो क्या होगा, एक शरिया कंप्लाइंट इंस्टीट्यूशन बनेगा। क्लियर? तो इसके लिए कहते हैं कि भाई किसी भी इदारे को, किसी भी क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ फतवा देखकर ना घुस जाएं। अब आदमी क्या किया, फतवा देख के घुस गया, अब घुसने के बाद वो कंपनी डुबा दी, तो अपनी जिम्मेदारी के बजाय उलमा को कहता इन्हों फतवा देने से ना गया, भाई तुम ना मालूम तो रहना फतवे की हकीकत क्या। फतवा तो एक वक्त के लिए था, आपने उस पर क्यों एतमाद किया, आपने उस पर क्यों एतमाद किया। लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन डिमांड करता है कि मैं शरीयत के मुताबिक चलाता हूं, तो आप उनसे डिमांड करें कि फतवा नहीं, एक शरिया बोर्ड रखो, शरिया ऑडिट करो, और वो भी किससे कराओ, जो इसके मुतालिक जानते हैं उनसे कराओ। एक आदमी क्या किया, अंखी में दर्द, दिल के डॉक्टर गंजा पूछा करते हैं, डॉक्टर अंखी में दर्द क्या करना, उन्हें क्या बोलेगा बाबा। ऐसा हमें क्या करते हैं, मामा बल्ले का अल्लाह वाले मुफ्ती साहब हैं, उनके नहीं जाकर पूछे, इन्हों बोल लीजिए भाई, जो हैं, जो जिस फील्ड में है उनसे तो पूछो, तभी जाके तो मसला हल होगा। लिहाजा इसी पर आज की बात खत्म करेंगे कि आप हजरात की जिम्मेदारी है कि इस तरह की बोर्ड डेवलप करें, जहां के अमाइदीन और यहां के जितने बड़े लोग हैं और यहां के जो उलमा हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस इल्म को तरवीज दें, इस नॉलेज को फैलाएं और इसी तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी दें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة